92 साल की उम्र में दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन, देश भर में शोक की लहर। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। देश भर में फैंस के लिए यह दुखद खबर सामने आई है। वे पिछले कुछ दिन से बीमार चल रही थी और उन्हें मुंबई के कैडी ब्रिज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वे 92 साल की थी। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। बीजेपी नेता आशीष सोलार ने उनके निधन की पुष्टि की है। आशा भोसले की बात करें तो सिंगर ने अपनी बहन लता मंगेशकर की राह पर चलते हुए इंडस्ट्री में आई और उन्होंने खूब शोहरत कमाई। 10 साल की उम्र में सिंगर ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो मराठी में था। इसके बाद से सिंगर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 82 साल के करियर में 12,000 के करीब गाने गाए। सिंगर को कला जगत में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आशा भोसले के जाने के बाद देश को बहुत क्षति पहुंची है। आज पूरा देश भारी मन से अपनी पसंदीदा गायिका को अंतिम विदाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के दंगल में उतरे सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया सीधा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बाकुंडा, नंदकुमार और कांथी दक्षिण में चुनावी जनसभा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन में कहा कि लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा। डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। इसीलिए मैं यही कहने आया हूं कि मोदी जी दिल्ली में, बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेकर आइए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी। टीएमसी और वामपंथ के जितने गुंडे हैं उनका उपचार भाजपा की डबल इंजन के पास है। सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में बोले कि आज बंगाल के अंदर अराजकता है, यही गुंडागर्दी अराजकता आज से 8-9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हर पर्व त्योहार पर दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास कार्य ठप पड़ गए थे। सत्ता के समानांतर गुंडे माफिया सत्ता का संचालन करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में ना तो दंगे होते हैं, ना ही कर्फ्यू लगता है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है और इसीलिए कहने आया हूं कि पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने में पश्चिम बंगाल की जनता मदद करे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मथुरा नाव हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 13 श्रद्धालुओं के शव बरामद हुए हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में शुक्रवार को जो हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया है। वृंदावन के घाटों पर भक्ति और भजन का माहौल अचानक चीख पुकार में बदल गया जब श्रद्धालुओं से भरी एक नाव बीच धारा में पलट गई। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रविवार 2 और सब मिले। इनकी पहचान पंजाब के दुगरी, लुधियाना की डिंकी और जगराओं के ऋषभ शर्मा के रूप में हुई। प्रशासन के मुताबिक सब फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे। रस्सी बांधकर शवों को नाव में खींचा गया और बाहर निकाला गया। परिजनों ने दोनों की पहचान बीए की डिंकी फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और पाटनपुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को जेल भेज दिया है। पप्पू ने अपनी नाव में श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था। सुबह में मारी अधिवक्ता को गोली और शाम को खाई गोली। मिर्जापुर में अधिवक्ता को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं पैर में गोली लगी है और पुलिस टांग कर ले गई। मिर्जापुर में सीनियर वकील राजीव सिंह की हत्या करने वाला 50,000 का इनामी राजेंद्र सोनकर को पुलिस ने शनिवार रात एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिसकर्मी कंधे के सहारे गाड़ी तक ले गए, फिर मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने बताया, रावटसगंज तेमुहाने पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान आरोपी बाइक से आया और पुलिस को देख भागने लगा। पीछा करने पर उसने फायरिंग पुलिस पर की। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। शनिवार सुबह 7:15 बजे वकील राजीव सिंह की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। आरोपी ने उनके सीने से सटाकर
तमंचे से गोली मारी थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी अपने एक साथी के साथ फरार हो गया। उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। 15 घंटे के भीतर उसे धर दबोचा गया। वहीं साथी की तलाश तेज है। हिंदी खबर के लिए भानु प्रताप सिंह, मिर्जापुर। देहरादून में हुए दिव्यांशु जटराना हत्याकांड के आरोपियों को हथकड़ी बांधकर पैदल सड़क पर घुमाया गया और उस वक्त ये आरोपी माफी मांगते नजर आए। शहर के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद छात्र दिव्यांशु जटराना की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद फरार दो आरोपी प्रहलाद राज और अंकुर पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया था, जिन्हें थाना प्रेमनगर पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया। 11 अप्रैल को थाना प्रेमनगर पुलिस ने क्षेत्र में दोनों आरोपियों की परेड करवाई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों के बीच दोनों को रोककर माफी भी मंगवाई। प्रेमनगर थाना अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग जुर्म करते हैं उनका यही हाल होता है। 23 मार्च की रात केहरी गांव प्रेमनगर में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक छात्र दिव्यांशु जटराना गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में छात्र की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 आरोपी युवराज कुमार, मधुर खंडेलवाल, शिवम शर्मा और अंकित भारद्वाज को पहले ही कार्रवाई कर जेल भेजने का काम किया है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ प्रशुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बांदा जिले में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दबंग युवक पर बलात्कार और हत्या का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत के 8वें दिन बाद उसकी लाश कब्र से बाहर निकाली गई। गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत के मसूरी गांव में जिलाधिकारी की अनुमति के बाद प्रशासनिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका की मां का आरोप है कि दबंग युवक पर बेटी के साथ रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 2-3 अप्रैल की रात मसूरी गांव में नाबालिग लड़की का शव उसके ही घर के बाहर संदिग्ध हालत में मिला था। उस वक्त ना तो पुलिस को सूचना दी गई और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। अगले दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों और दबंगों के दबाव में बिना किसी पोस्टमार्टम कराए शव को जमीन में दफन कर दिया गया है। मृतका का आरोप दबंग युवक अनुज जबरदस्ती बलात्कार करता था। अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, जिसकी धमकी देता था। यूपी के झांसी से एक दरिंदगी भरा एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक युवती के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। उसके बाद उसके मुंह और गला बांध करके कुएं में फेंक दिया। फिलहाल में झांसी पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। झांसी जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंगरेप और हत्या के आरोपी 2 बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस को गैंगरेप करने वाले आरोपी के होने की सूचना मिली थी। इस पर स्वाट टीम और उल्लन थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाइक सवार लोगों को रोकने का इशारा किया। उन्होंने रोकने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया। जब पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने, एक ने नाम अपना शैलेंद्र अहरवा बताया तो दूसरे ने ठाकुर दास। दोनों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, बाइक और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। कैमरा पर्सन जसंत के साथ में हमें सोनी, हिंदी खबर, झांसी। बरेली जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने है, जहां सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पर किसी एक छोटे से कमेंट पर एक युवक की जान ले ली गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां सिटी रेलवे स्टेशन के पास एक खंडर नुमा मकान में 24 साल अमन रजा का शव बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक अमन रजा मलकपुर का रहने वाला था और पेशे से एक सैलून में काम करता था। 8 अप्रैल को उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। शव की हालत बेहद गंभीर थी। उसके शरीर और चेहरे पर करीब 21 गहरे चोट के निशान मिले, जिससे साफ था कि हत्या बेरहमी से की गई। शुरुआत में मृतक के परिजनों ने उसे 3 दोस्तों को शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की जाँच में वे निर्दोष पाए गए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और कॉल डिटेल्स की जांच की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का शक जखीरा निवासी समद मूसा पर गया। दरअसल अमन और समद की दोस्ती करीब 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, लेकिन समय के साथ ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कैमरा पर्सन मलिक राजपूत के साथ प्रवीण कुमार, हिंदी खबर, बरेली। नोएडा के सेक्टर 74 से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नोएडा के सुपर टेक
कैपटाउन सोसाइटी में रहने वाले परिवार को साइबर ठगों ने 1 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इसमें हैरानी की बात यह भी है कि इसमें एक जो महिला है वो MBBS की तैयारी कर रही थी। डिजिटल अरेस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान और दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसमें आपका नाम शामिल है। नोएडा के सेक्टर 74 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे ठगी की गई। ये पूरा मामला सेक्टर 74 सुपर कैपटाउन का है, जहां MBBS छात्रा के साथ उसके पूरे परिवार को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। बताया जा रहा है कि अप्रैल माह में उन पे फ़ोन आया था और ये कहा गया था कि दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है उसमें आपके तार जुड़े हैं, उसी नंबर से सिम लिया गया है। ऐसे में परिवार पूरा डर जाता है और साइबर ठग इन दिनों में इनसे 5 लाख रुपए ठग लेते हैं। मामला जब तूल पकड़ा जब ये लोग सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते थे और पड़ोसियों ने काफ़ी दिनों तक नोटिस किया। ऐसे में जब पड़ोसी पद अधिकारियों को लेकर उनके घर पहुँचे तो वो देख के सब हैरान हो गए कि ऐसे ये लोग डरे समय हैं। सबसे हैरान की बात यह है कि जो छात्रा MBBS की तैयारी कर रही थी, जब वो कॉलेज जाती थी तो अपने साथ वो कैमरा ऑन कर रखती थी और ऐसे में जो माता इनको छोड़ने जाती थी उनका भी कैमरा ऑन रहता था। तमाम चीज़ों को देखते हुए सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ पैसों को फ्रीज कर दिया, बाकी पैसे उसकी तलाश जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। इस मामले की जैसी ही जानकारी सोसाइटी के लोगों को पता चला, तुरंत उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे उसको फ्रीज कराया और 1 लाख रुपए अभी भी हैं जो साइबर ठगी के अकाउंट में है। मगर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगर इस तरह की कोई धमकी दे तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत कीजिए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में व्यापारी की जमीन पर चला बुलडोजर, दबंगों का जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप, JCB पुलिस ने जब्त की। ग्रेटर नोएडा में एक व्यापारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। व्यापारी का कहना है कि दिन दहाड़े बुलडोजर चलाकर उनकी दीवार तोड़ दी गई और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए JCB जब्त कर ली है और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यही घटना दादरी थाना क्षेत्र के बिसाड़ा रोड पर हुई। दादरी निवासी व्यापारी राकेश गोयल ने बताया कि बिसाड़ा रोड पर उनका एक पुश्तैनी प्लॉट है जो जीवन लाल के नाम पर दर्ज है। शनिवार को कुछ लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के उनके प्लॉट पर JCB से दीवार तोड़ दी। व्यापारी ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी, साथ ही लिखित में शिकायत भी दी।